एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी प्लेलिस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स से उसका पहला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, मीनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स का और देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स, क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है टॉर्ट्स। अब सबसे पहले तो इसको देख के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये टॉर्ट्स होते क्या है। टॉर्ट्स जो था वो एक फ्रेंच टर्म था जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है रॉन्ग, यानी गलत। ये जो फ्रेंच वर्ड है टॉर्ट, ये लिया गया लैटिन वर्ड टॉर्टम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। अब ये दोनों कनेक्टेड कैसे है? यूजुअली हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है लाइफ में कि हम सीधे रास्ते चले, सीधे काम करें और गलत वे में डेविएट ना हो। बट जब कोई इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है या गलत वे में डेविएट हो जाता है तो कहा जाता है कि ही और शी हैज कमिटेड टॉर्ट। ऐसे तो टॉर्ट्स की बहुत सारी डेफिनेशन है जो अलग अलग ज्यूरिस्ट्स ने दी है अपने अपने इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, बट हम तीन मेन ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट में टॉर्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी एक्ट है अभी जिसमें इसकी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन है। जिन ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है आपके सालमन, विनफील्ड एंड फ्रेजर। तो पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि ये तीनों ने बोला क्या है। एज पर सालमन, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी is an action for damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or breach of merely equitable obligation. As per Winfield, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law. This duty is towards the persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. As per Fraser, a tort is an infringement of right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of injured party. देखिए यहाँ पे जो राइट इन रेम है उसका मतलब होता है प्राइवेट राइट, यानी इंडिविजुअल की प्राइवेट राइट्स। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे या अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां आप बात पढ़े हैं राइट इन पर्सोनम के बारे में। राइट इन पर्सोनम क्या होता है? वो ड्यूटीज जो इम्पोज करी जाती है पर्सन्स के ऊपर या पार्टीज के ऊपर जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे हुए हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टॉर्ट की कहीं भी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। इसकी जितनी डेफिनेशन है वो सारी की सारी रेसिड्यूरी डेफिनेशंस है, यानी ऐसी डेफिनेशंस जो बची हुई है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पास किया गया है जिनमें। तो ये सारी डेफिनेशन अगर हम कंसिडर करें और देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारी डेफिनेशंस जो आपके सालमन ने दी है, विनफील्ड ने दी है, फ्रेजर ने दी है, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में दी गई है, इन सब का जो सार है उससे हमें मिलते हैं टॉर्ट्स के तीन एसेंशियल। सबसे पहला, टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। दूसरा, ये जो टॉर्ट है ये ना तो कोई क्राइम है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है। टॉर्ट इज नाइदर अ क्राइम नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ट्रस्ट। तीसरा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी
टॉर्ट के केसेस में जो रेमेडीज मिलती है डैमेजेस के बेसिस पे वो अनलिक्विडेटेड होती है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस या अनलिक्विडेटेड जो टर्म है उसका मतलब होता है विच आर नॉट प्री डिसाइडेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एक्ट में या इस पर्टिकुलर अगर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जब कोर्ट कोई कंपनसेशन ग्रांट करेगी किसको, इंजर्ड पार्टी को, तो वो कंपनसेशन पहले से फिक्स नहीं होता है, वो केस टू केस वेरी करता है। अगर कोई चीज पहले से फिक्स होती है तो वो कहलाती है लिक्विडेटेड, अगर वो पहले से फिक्स नहीं होती है तो कहलाती है अनलिक्विडेटेड। तो ये जो ये तीन थे टॉर्ट के एसेंशियल्स। अब हम इन एसेंशियल्स को एक एक करके अच्छे से देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं और पढ़ते हैं एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट था वो था कि टॉर्ट जो है इज अ सिविल रॉन्ग। अब ये सिविल रॉन्ग है क्या, ये इनफैक्ट ये रॉन्ग क्या है? तो देखिए रॉन्ग जो होता है ना ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सिविल, दूसरा होता है आपका क्रिमिनल। जो टॉर्ट्स है ये आते हैं सिविल रॉन्ग्स में, और वो इंसिडेंट्स या वो एक्ट्स जो अगेंस्ट स्टेट होता है, जैसे मर्डर का अगर केस चल रहा है तो वो आ जाएगा क्रिमिनल में और अगेंस्ट स्टेट चला जाएगा। सिविल रॉन्ग में बेसिकली जो रेमेडी मिलती है वो मिलती है इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। ए ने बी की गाड़ी को ठोक दिया जिसके कारण से उसकी गाड़ी का इंडिकेटर टूट गया। अब क्या होगा इसका तरीका? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ए जो है जिसने बी की गाड़ी को ठोका है या तो वो उसको इंडिकेटर के लायक उतना अमाउंट पैसा दे दे या फिर उसकी गाड़ी का इंडिकेटर बना दे। तो सिविल रॉन्ग्स में कंपनसेशन मिला जाता है एज अ फॉर्म ऑफ रेमेडी। पर जो आपके क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं इसमें जो रेमेडी मिलती है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ए ने बी को चाकू मार दिया तो क्या पैसा देके वो बी की जो फैमिली है उसको जो लॉस हुआ है बी की डेथ से उसको कंपनसेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहां पे जो रेमेडी मिलती है वो दी जाती है पनिशमेंट के तौर पे, और हर पनिशमेंट अलग अलग रहता है डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम डन एंड डिपेंडिंग अपॉन उसको आईपीसी में कौन से सेक्शन में डाला गया है। तो ये था आपका टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि जो टॉर्ट होता है ना ये सिविल रॉन्ग के अलावा इसको प्राइवेट रॉन्ग भी बोला जाता है। प्राइवेट रॉन्ग यानी जैसे ए और बी है, ए प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ यानी वो इंसान जो सामने वाले को कोर्ट में लेके जा रहा है, और बी है डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस किया गया है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। जब ए बी को कोर्ट में लेके जाता है क्यों? ड्यू टू सम रॉन्ग जो बी ने उसके साथ किया है, तब ये कहलाता है प्राइवेट रॉन्ग। पर जब यहां बी की जगह स्टेट आ जाएगा, चाहे जिस स्टेट में भी आप रह रहे हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा, तब ये कहलाएगा पब्लिक रॉन्ग। टॉर्ट के केसेस में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली है तो अब आप सूट फाइल नहीं करेंगे या आपकी सूट फाइल नहीं होगी और आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस आ गया या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जो फॉल कर रही हो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों में, लाइक इसका एग्जाम्पल है आपका नेग्लिजेंस हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गई,
और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये टॉर्ट्स में भी आते हैं, ये क्रिमिनल रॉन्ग्स में भी आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप जो रेमेडी है वो सिविल तरीके से ले सकते हैं या फिर क्रिमिनल वे में जाके ले सकते हैं, यानी कंपनसेशन के तौर पे ले सकते हैं या सामने वाले को पनिशमेंट दिलवा के ले सकते हैं। पर आप ये दोनों ऑप्शंस ऑप्ट नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही आपको लेना पड़ेगा, आइदर सिविल आइदर क्रिमिनल। तो ये था एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स में हमारा पहला पॉइंट, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा पॉइंट इसके एसेंशियल का, जिसमें हम देखेंगे टॉर्ट वर्सेस क्राइम वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आखिर ये तीनों में अंतर है क्या? देखिए, टॉर्ट एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, तो क्राइम भी एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। तो ये जो तीनों हैं ये तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है ही। पर क्राइम के केस में जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है वो होती है क्रिमिनल नेचर की, और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिमिनल लॉज। आपसे जो ड्यूटी का ब्रीच हुआ है, जो भी आपकी ड्यूटी है, जैसे आपकी ड्यूटी है कि आप किसी को मारेंगे नहीं, किसी की लाइफ आप नहीं ले सकते, अगर आप उस ड्यूटी का ब्रीच करते हैं तो जो ड्यूटी आपने ब्रीच करी है या जो ड्यूटी आपने नहीं परफॉर्म करी है, अगर उसका नेचर क्रिमिनल है तो आपके ऊपर क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे या टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि भाई ए को फलाना ठिकाना चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, बी को भी करनी पड़ेगी। अब जो ए की ड्यूटी थी, अगर ए उसको पूरा नहीं करता है अपनी ड्यूटी को, तो यहां तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया, लेकिन इस केस में जो बी है ना, सिर्फ वही ए के ऊपर सूट फाइल कर सकता है या केस कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी डी ई एफ जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, वो इनके ऊपर केस नहीं फाइल कर सकती है। और जो आपके टॉर्ट्स है वो ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती है। यहां पे कोई थर्ड पर्सन भी केस फाइल कर सकता है इन सम मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में रह रहे हैं, उधर बहुत सारे घर हैं आपकी रेसिडेंशियल सोसाइटी में, और कहीं पर कोई बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजा रहा है जिसके कारण से आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। आप सब लोगों की प्राइवेसी जो वहां रहते सबकी डिस्टर्ब हो रही है। कोई ज्यादा हैम्पर हो रहा है, कोई कम हैम्पर हो रहा है, पर परेशानियां सबको हो रही है। तो ऐसे केस में कोई भी एक इंसान सबके बिहाफ में सूट को फाइल कर सकता है। तो ये है आपका डिफरेंस टॉर्ट वर्सेस क्राइम वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तीनों ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, पर क्राइम जो है उसको क्रिमिनल लॉज रिकॉग्नाइज करते हैं, टॉर्ट को सिविल रॉन्ग रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये जनरल पब्लिक के लिए हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक ब्रीच है ड्यूटी का, लेकिन यहां सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एप्लीकेबिलिटी होगी और वही लोग आपस में सूट फाइल कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पर्सन या बाहर के लोग आके सूट फाइल नहीं कर सकते। तीसरा और लास्ट एसेंशियल जो है वो है रेमेडीज आर इन फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस।
कुछ नहीं, बस इसमें ये बताया गया है सिंपल। रेमेडीज का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच का केस कोर्ट में गया, ठीक है, जिसमें से ए जो था वो इंजर्ड पार्टी था, सफरर था, जिसको नुकसान हुआ। ये प्रूव हो गया कि जो ए है नुकसान उसको हुआ है और ये नुकसान करा गया है बी के कारण, या बी की कुछ गलतियों से ए को नुकसान हुआ। तो अब इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए या बी को वापस उसी पोजीशन पे लाने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन पे जिसमें वो पहले था, नुकसान होने से पहले था, वहां पे लाने के लिए कोर्ट को कुछ रेमेडीज देनी पड़ेगी। तो ये जो रेमेडीज होती है ये अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि ये प्री डिसाइडेड नहीं होती है, ये केस टू केस वेरी करती है। हर केस को कोर्ट देखता है, उसके फैक्ट्स देखता है, उसके फैक्ट्स पढ़ता है, दोनों पार्टियों को सुनता है, दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनता है, उनके वकीलों के आर्ग्यूमेंट सुनता है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि कितने डैमेजेस देने चाहिए। तो वो डैमेजेस जो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है उन्हें कहा जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और टॉर्ट्स में जो डैमेजेस मिले जाते हैं वो हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। टॉर्ट्स के एसेंशियल्स देखने के बाद अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे टॉर्ट्स का, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और उनका काफी फेवरेट टॉपिक है ये, जिसमें बात करी गई है टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स। अब ये टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स होता क्या है, देखिए जो ज्यूरिस्ट थे विनफील्ड, उनका कहना था कि टॉर्ट होता है, यानी कि हर रॉन्गफुल एक्ट, हर गलत काम जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये गलत काम हुआ क्यों, या ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो लॉ ने दिया हो, तो हर वो गलत काम जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसको बोला जाता है टॉर्ट। और जो टॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट था ये दिया है हमको सालमन ने। इसको पिजन होल थियरी भी बोलते हैं। यूजुअली कॉम्पिटिटिव्स में पूछा जाता है कि पिजन होल थियरी जो है वो किस ज्यूरिस्ट ने दी है, तो उसका आंसर रहेगा सालमन। सालमन ने टॉर्ट्स वर्ड को सपोर्ट किया है और उन्होंने इसको पिजन होल थियरी दी है। इनके हिसाब से जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत सारे होल्स हैं या लूप होल्स है, और ये हर लूप होल जो है वो एक टॉर्ट को रिजेंबल करता है। मान लो ये न्यूसेंस है, ये नेग्लिजेंस है, ये डिफेमेशन है। हर एक लूप होल हर एक टॉर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट करी है, अगर आपने कोई गलत काम करा है और वो गलत काम इनमें से किसी भी होल में फिट होता है, यानी अगर आपका गलत काम मान लो न्यूसेंस है, तो हाँ न्यूसेंस के लिए एक लूप होल बना है उसमें फिट होता है तो ही वो टॉर्ट कहलाएगा। पर अगर आपने कोई ऐसा गलत काम किया है जो इनमें से किसी भी होल्स में नहीं आता है तो वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। ये थी सालमन की पिजन होल थियरी। तो अभी हमने देख लिया डेफिनेशन, मतलब, उसके अलावा एसेंशियल, फिर हमने देखा टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स कि विनफील्ड ने क्या बोला, टॉर्ट होता है, और सालमन ने पिजन होल थियरी दी। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि भाई ये जो टॉर्ट है ये शुरू हुआ तो हुआ कहां से, जिसको हमको इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। 1066 का एरा था जब इंग्लैंड में एक रूलर थे, इनका नाम था फ्रेंच विलियम। इस एरा में जो पूरा राज चलता था वो चलता था फ्रेंच विलियम का और सारी सरकार थी उसकी। इसके एरा में ये होता था कि जो लॉज थे ना वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज थे, कोई अरेंजमेंट ही नहीं था लॉज का।
किस पे क्या एप्लीकेबल होगा, किसके लिए क्या सजा दी जाएगी, ये सब, इन सब चीजों का कोई ऑर्गेनाइज नहीं था या कोई अरेंजमेंट नहीं थी। ये सब चलता था फ्रेंच विलियम की विल के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज्यादा सोसाइटी में केओस था इस चीज को लेके। जैसे जैसे टाइम आगे निकलता गया, 1666 का एरा पास हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या बोल सकते हैं कुछ ग्रुप ऑफ जजेस जो थे, एमिनेंट जजेस, वो मिले। उन लोगों ने अपनी एसोसिएशन बनाई और अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ग्रुप्स में डिवाइड होने के बाद ये अपने अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड एरियाज में चले गए। कोई मान लो गांव में चला गया, गांव 1 2 3 4, यहां जाके इन्होंने क्या पढ़े, विलेज लॉस पढ़े, वहां के लोगों से मिले, वहां का मैकेनिज्म समझा, वहां का कल्चर समझा, और उसके बाद ये सारे जजेस, इन लोगों ने मिलकर अपने नॉलेज के बेसिस पे, फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के बेसिस पे कुछ प्रीसेप्ट्स बनाए। आगे चल के यही जो प्रीसेप्ट्स है ये कहलाने लगे लीगल प्रेसिडेंट्स। यानी मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर केस हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या डिसीजन दिया गया होगा, उसके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग समझ के ये इन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए। इसलिए रिकॉर्ड कर लिए कि आगे कल चल के कभी इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा ही सिमिलर केस आता है तो जो जज उस समय उस केस को हैंडल कर रहा होगा उसको इस प्रीसेप्ट या लीगल प्रेसिडेंट को पढ़कर एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर जो नया जज इस पे डिसीजन दे रहा है उसको पहले जिस जज ने प्रीसेप्ट्स लिखे थे उसके डिसीजन सही लगते हैं तो वो भी सेम डिसीजन देके अपना भी टाइम बचा सकता है और कोर्ट का भी टाइम बचा सकता है। जो टॉर्ट्स है वो इंडिया में ना प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से थे, मतलब जब हमको आजादी मिली थी उससे पहले से टॉर्ट्स इंडिया में चल रहे हैं। इंडिया में जो टॉर्ट्स है प्री इंडिपेंडेंस टाइम से चल रहे हैं, पर ये जो है ना टॉर्ट्स उस समय ज्यादा बेस्ड थे, आज भी इनफैक्ट बेस्ड है कॉमन लॉज पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना वो बहुत डाइवर्स है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कास्टिज्म्स है, कल्चर्स है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, सबके अपने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स है। तो जो भी हम डिसीजन लिया जाता है या जो भी डिसीजन लेते हैं वो ये देख के लिया जाता है कि किसी के भी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है ना वो हर्ट ना हो। और कंट्री की जो यूनिटी और पीस है वो बना रहे हमेशा। अगर हम रिकॉर्ड्स में देखें तो हमें पता चलता है कि 1726 का जो एरा है उस टाइम से लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो हमारे कंट्री में चलते हैं। चार्टर ऑफ 1726 जो था उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है, रिटन प्रूफ। उस टाइम पे ना 3 कोड्स डेवलप किए गए थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये 3 कोड्स को डेवलप करा गया था। इनको प्रेसिडेंसी कोड्स या मेयर कोड्स भी बोला जाता था। और यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था इन कोर्ट्स को स्पेशली कि जब आपके पास कोई ऐसा मैटर आए या ऐसा केस आए टॉर्ट से रिलेटेड तो आप जो डिसीजन दोगे वो डिसीजन आप ध्यान में रख के दोगे सारे सेंटिमेंट्स को और कल्चरल वैल्यूज को, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स नेचर की कंट्री है जहां पे अलग अलग लोग रहते हैं जो बहुत सारे रिलीजन को
बिलोंग करते हैं। इसी का एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी था जिससे ये डिसीजन आया था। वो केस लॉ का नाम है नवल किशोर वर्सेस रामेश्वर नट्टू एंड अदर्स। इसमें यह बोला गया था कि अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को इंडिया में अप्लाई करते हो, मतलब इंग्लिश लॉज में यह बोला गया कि अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को अप्लाई करोगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इंडियन एटमॉस्फेयर एंड ट्रेडिशन। हम देखते हैं कुछ ऐसे रीजंस जिसके कारण जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो इंडिया में प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाए। सबसे पहला रीजन है ना अप्लाई होने का प्रीसेप्ट्स। क्या है कि कोई अलग से कोडिफाइड लॉज बने ही नहीं है। आप इसका पहला रीजन ये भी बोल सकते हो या तो फिर प्रीसेप्ट्स या फिर लॉज आर नॉट कोडिफाइड, लॉज आर नॉट कोडिफाइड। इसका मतलब है कि ये जो टॉर्ट के लॉज है ना ये कोडिफाइड नहीं। जैसे अगर आप आईपीसी वगैरह देखोगे तो उसमें पर्टिकुलर चीज के लिए सेक्शन दिया है कि भाई 299 है तो ये मर्डर हो जाएगा। वैसी टॉर्ट्स में ना ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, लॉस कोडिफाइड नहीं है। हम आज भी कैसे चल रहे हैं, जो पहले के लिखे हुए डिसीजन है प्रीसेप्ट्स या लीगल प्रेसिडेंट्स उसके बेसिस पे चल रहे हैं, उसी के बेसिस पे डिसीजन देते हैं। दूसरा ये है कि पॉवर्टी, गरीब भी बहुत ज्यादा है। गरीबी होने के कारण ये हो रहा है कि लोग ये सब चीज चक्करों में पढ़ना नहीं चाहते कि कहाँ कोर्ट कचहरी जाए, इतना पैसा लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो बहुत जगह अपनी जो राइट्स है उनको छोड़ देते हैं। तीसरा अनअवेयर या अनअवेयरनेस। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि उनकी राइट्स क्या है, उनकी लीगल राइट्स क्या है, उनकी सिविल राइट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो गांव के लोग जो हो गए वो, इनफैक्ट शहर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अपनी राइट्स के बारे में पता ही नहीं है कि जनरली उनके पास क्या लीगल और सिविल राइट्स होगी। वहीं अगर आप कंपेयर करें तो अमेरिका में लॉ ऑफ टॉर्ट्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया के मुकाबले, बल्कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया जो है वो ज्यादा बड़ा है। चौथा है आपका डिलेइंग जुडिशियल सिस्टम। कौन कोर्ट जाए, कोर्ट के चक्कर काटे, तारीख पे तारीख मिलेगी, डिसीजन आने में बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा तो रहन देते हैं, छोड़ देते हैं जो हुआ। ये है आपका डिलेइंग जुडिशियल सिस्टम। और लास्ट है आपका पॉलिटिकल विल पावर। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जैसे आपके एरिया का कोई पार्षद होगा, विधायक होगा, इवन वो भी नहीं चाहते कि आप पॉलिटिकली अवेयर रहे, आपकी राइट्स वगैरह, इसीलिए वो भी आपको इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं देते कि आपकी क्या राइट्स है क्या नहीं है। तो पॉलिटिकल विल पावर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके कारण से जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो हमारी कंट्री में प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। तो हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे खत्म होता है। हमने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टॉर्ट्स, टॉर्ट शब्द आया कहां से, उसके बाद हमने देखी डेफिनेशन, 3 ज्यूरिस की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन से हमने उस डेफिनेशन का सार निकाला और 3 एसेंशियल्स पे आए। फिर हमने एक एक करके उन एसेंशियल्स को देखा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट वर्सेस क्राइम वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये करने के बाद हम आगे आए और हमने टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स के बारे में देखा, सालमन की पिजन होल थियरी देखी, और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आए और हमने एक छोटा सा जो केस था नवल किशोर वर्सेस रामेश्वर नट्टू वो भी डिस्कस किया। लास्ट में हम ये लेक्चर खत्म करें किस चीज पे, उन रीजंस को पढ़ के जिसके कारण लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंडिया में प्रॉपर्ली एप्लीकेबल नहीं हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे लेक्चर नंबर 2 में। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें द लीगल सागा।